हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और चलिए, केमिस्ट्री के रिवीजन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। रसायन शास्त्र क्लास 1 में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें पहला है रासायनिक बंधन, जिसमें हम लोग आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। मेनली बंधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली ये दो बंधन पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आयनिक यौगिक और आयनिक यौगिक की अगर हम बात करें, आयनिक यौगिक की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका NaCl। NaCl। और सहसंयोजक यौगिक की अगर हम बात करें तो ले लो CH4 वगैरह, जो है ये सहसंयोजक यौगिक है। इसका अगर हम बात करें, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। इसका क्वथनांक एंड गलनांक, गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, क्योंकि ये प्रबल बंधन बनाता है। क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, क्योंकि ये प्रबल बंधन बनाता है। ये जो है प्रबल बंधन बनाता है, क्योंकि ये प्रबल बंधन बनाता है। प्रबल बंधन बनाता है। क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है क्योंकि ये प्रबल बंधन बनाता है। इसका क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है। इसका क्वथनांक क्वेश्चन पूछता है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वथनांक एंड गलनांक, गलनांक निम्न होता है। निम्न होता है क्योंकि ये दुर्बल बंधन बनाता है। क्योंकि ये दुर्बल बंधन बनाता है। क्योंकि ये दुर्बल बंधन बनाता है। दुर्बल बंधन बनाता है। ये इसकी बात करोगे तो ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। इचला सबसे ज्यादा पूछता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। और द्रव अवस्था में सुचालक। द्रव अवस्था में अगर बात करें सुचालक, ये सिर्फ उसी बच्चों के लिए ये क्लास है जो बच्चा का पढ़ा हुआ है। जिस बच्चे का पढ़ा हुआ है ये नहीं है दोस्त मेरे, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये बात जान लो तुम। ये 2 दिन में फिजिक्स और 2 दिन में केमिस्ट्री नहीं होता है, 1 साल लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में। उसको हम 6 दिन में पढ़ा रहे हैं, तो ये उसी बच्चे को समझ में आएगा ना जो बच्चा पढ़ा हुआ है पहले से। नहीं तो एक लाइन समझ में नहीं आएगा। और ये तो कंप्लीट कुचालक है। इसकी अगर हम बात करें, ये कंप्लीट कुचालक है। ये ध्रुवीय होते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अकार्बनिक घोलक में, अकार्बनिक घोलक में ये घुलनशील होते हैं। अकार्बनिक घोलक में घुलनशील होते हैं, और जैसे जल वगैरह में। और कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक घोलक में, कार्बनिक घोलक जैसे इथाइल अल्कोहल वगैरह में अघुलनशील होते हैं। और ये विद्युत के कुचालक हैं। ये विद्युत के क्या हैं दोस्त मेरे? कुचालक हैं। क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है और दुर्बल बंधन बनाता है। इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, प्रबल बंधन बनाता है। ये ठोस अवस्था में कुचालक, द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं। ये अकार्बनिक घोलक में घुलनशील और कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है। अब दोस्त मेरे, इसका ये अगर इसकी बात करें, हम कुचालक होता है दुर्बल बंधन के कारण। और ये कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक है, सब में स्वसंयोजक बंधन ही बनता है। जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसमें स्वसंयोजक बंधन ही बनता है। इसका क्वथनांक और गलनांक प्रबल होता है क्योंकि ये मजबूत बंधन बनाता है। क्योंकि ये प्रबल बंधन बनाता है। ठोस अवस्था में कुचालक, द्रव अवस्था में सुचालक। और कार्बनिक घोलक में घुलनशील, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है। इसका एग्जांपल ले लो NaCl। जितना कार्बनिक यौगिक है सबका में सहसंयोजक बंधन बनता है और दुर्बल आबंध होता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, आगे बढ़ते हैं। N2O, N2O के बारे में अगर हम बात करें तो N2O को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। देखो N2O की अगर हम बात करें, ये लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है। और ये जब लेड नाइट्रे ये लाफिंग गैस है। और जब N2O O2 से अभिक्रिया करता है ना, तो बेहोशी की दवा निश्चेतक बना देता है। ये निश्चेतक बना देता है बेहोशी की दवा। ईथर भी बेहोशी की दवा है। बेहोशी की दवा निश्चेतक मतलब ईथर भी जो है ये भी बेहोशी की दवा है। सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा करवाता है। सिल्वर आयोडाइड की अगर हम बात करें तो ये कृत्रिम वर्षा करवाने में हम लोग यूज करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट ये मतदाता स्याही में इसका उपयोग करते हैं। मतदाता जो है स्याही में इसका उपयोग करते हैं। मतदाता के स्याही में, ये कांच पर लिखने के लिए, कांच पर लिखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं।
देख लो, यहां से क्वेश्चंस दोस्त मेरे पूछे जाते हैं। ओजोन की अगर हम बात करें, ओजोन की अगर हम बात करें, ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत की अगर हम बात करें, ये पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है, पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। ओजोन की अगर हम बात करें, ओजोन की गंध सड़ी हुई मछली के जैसा होता है। ये ऑक्सीजन का अपर रूप है, ये ऑक्सीजन का अपर रूप है। अपर रूप मतलब ये दूसरा रूप है, ऑक्सीजन का अपर रूप है यानी दूसरा रूप है। यहां से दोस्त मेरे इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ऑक्सीजन का क्या है, अपर रूप है। ये ऑक्सीजन का दोस्त मेरे अपर रूप है। कौन, ओजोन। ओजोन की बात अगर हम करें तो ये ऑक्सीजन का अपर रूप है, मतलब दूसरा रूप है। लिख लिया। एक क्वेश्चन कार्बन टेट्रा क्लोराइड का आता है, CCl4, जिसको हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। CCl4 की अगर हम बात करें, इसको हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। बिजली की आग बुझाते हैं, बिजली की आग, बिजली की आग बुझाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बिजली की आग बुझाते हैं, बिजली की आग बुझाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसकी आग बुझाने में दोस्त मेरे, बिजली की आग बुझाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। हो गया। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट मतदाता की स्याही। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा N2O, तो लाफिंग गैस। पिक्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग टीयर गैस में करते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप नाम सुने होंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, इसका उपयोग एक तो मोती का मुख्य अवयव है, और दूसरा अंडा का बाहरी आवरण भी इसी का बना होता है। अंडा का बाहरी आवरण भी इसी का बना होता है। चलो तो चलते हैं अगला में, रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा। रासायनिक अभिक्रिया जो है कैसे हुआ, ये कैसे पता चलेगा। एक क्वेश्चन और दोस्त मेरे पूछता है, कौन कितना बंधन बनाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन N2 की अगर हम बात करें, तो N2 नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 5 होता है, तो ये 3 बंधन बनाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन ले लो, O2, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो O8 होता है, 2 6, तो 2 गो बंधन बनाएगा तब ना ये 8 हो जाएगा। तो O के बीच जो है डबल बॉन्ड होता है, O के बीच जो है डबल बॉन्ड होता है। तो जैसे क्लोरीन ले लो, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन होता है 17, 2 8 7, तो बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है दोस्त मेरे, तो ये एक ही बंधन बनाएगा। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 3 8 करेगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 6 होगा, 6 2 8 करेगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 होगा तो 7 होगा, तो 7 1 8 कर देगा, 7 1 8 कर देगा। 7 1 क्या कर देगा, 8 कर देगा। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन जो आता है दोस्त मेरे, H2S और HCl। H2S और HCl के बारे में अगर आप पढ़े होंगे, तो H2S और HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। H2S और HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, जिस कारण यह गैसीय अवस्था में होता है। ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए नहीं बनाता है हाइड्रोजन बंधन, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए 3 चीजें होना जरूरी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और इसीलिए ये गैस अवस्था में पाया जाता है। इसमें ना फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, इसलिए ये गैस अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए 3 चीजें होना जरूरी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें वो तीनों है नहीं, इसलिए H2S और HCl गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जल्दी से लिख लो। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो रासायनिक रूप से संयोग किया है वो क्यों किया है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा, रासायनिक संयोग जो होता है यह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए होता है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्थायी हो जाएगा। रासायनिक संयोग होता है अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। तो बाह्यतम कक्षा में 8 हो जाएगा ना, तो संयोग ही इसीलिए करता है ताकि अस्थायित्व को प्राप्त कर सके। संयोग ही इसी के लिए करता है ताकि अस्थायित्व को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। चलो, अब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है,
ये कैसे पता चलेगा? देखो, एक तो अवस्था बदल जाएगा, एक अवस्था बदल जाएगा, ठोस है तो द्रव, दूसरा रंग बदल जाएगा, तीसरा गैस निकलने लगेगा, चौथा ऊष्मा निकलने लगेगा। तो ये सब अगर होने लगेगा तो समझ लिए रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। गंध में परिवर्तन आ जाएगा, गंध में परिवर्तन आ जाएगा, समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ध्वनि उत्पन्न हो जाए, ध्वनि उत्पन्न हो जाए तो समझ लो रासायनिक अभिक्रिया। अवस्था बदल गया, रंग बदल गया, गैस निकलने लगा, ऊष्मा निकलने लगा, गंध निकलने लगा, ध्वनि, सब में से कोई भी क्रिया अगर होती है तो समझ लो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगला है दोस्त मेरे संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ध्यान से देखना। संयोजन अभिक्रिया का सीधा मतलब है ए बी से अभिक्रिया करेगा और ए बी बनाएगा। सिंगल प्रोडक्ट अगर बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट अगर बनाएगा तो समझ लो संयोजन अभिक्रिया है, संयोग किया है। और जब संयोग करता है तो ऊष्मा देता है, इसलिए ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और इसका उल्टा जो होता है, संयोजन का उल्टा जो होता है वो होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया संयोजन का ही उल्टा होता है। संयोजन का जो उल्टा होता है वो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता है। संयोजन मतलब सिंगल प्रोडक्ट बना देगा, सिंगल प्रोडक्ट बना देगा तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CaO, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप अनबुझा चूना कहते हैं, ये H2O से अभिक्रिया करेगा और ये बना देगा CaOH2, जिसको हम बुझा चूना के नाम से जानते हैं। दूसरा C+O2, ये दे देगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तीसरा H2+O2, H2+O2, H2 भी गैस अवस्था में होता है, O2 भी गैस अवस्था में होता है, और ये बना देगा H2O जो लिक्विड स्टेज में होता है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए बढ़िया से देख लो। H2+O2, H2O ये लिक्विड स्टेज में होता है। इसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वियोजन का उल्टा है। सिंगल प्रोडक्ट अगर बनेगा संयोजन अभिक्रिया है, ये उसमें क्षेपी अभिक्रिया है। संयोजन का उल्टा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। संयोजन का ठीक उल्टा वियोजन अभिक्रिया है। संयोजन का ठीक उल्टा जो है दोस्त मेरे वो कौन अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। इसका रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है A+B बराबर AB। ये ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा ना तो समझ लो सिंगल प्रोडक्ट जब ये बना, एक प्रोडक्ट तो वो संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ध्यान से देखना। अब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का क्या मामला है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का क्या मामला है? वियोजन अभिक्रिया बोले तो सिंगल प्रोडक्ट जो है ना वो टूटेगा। टूटना, वियोजन का मतलब ये होता है टूटना। टूटना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। वियोजन का मतलब ही होता है दोस्त मेरे टूटना। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में सिंगल प्रोडक्ट जो है वो आपका टूटेगा एक से अधिक प्रोडक्ट में। अब ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन में देखो तुम्हारा जो रिएक्शन पूछता है वो CaCO3, ये ऊष्मा का सिंबल है त्रिभुज, ये CaO+CO2 में टूट जाएगा। उसके बाद ये लेड नाइट्रेट ले लो तुम, PbNO3 ये PbO+NO2 में टूट जाएगा। PbO+NO2 में टूट जाएगा। ये NO2 का रंग भूरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। उसके बाद आ जाओ तुम ऊष्मा का ही बात कर रहे हैं, ऊष्मा में ही तुमको पूछेगा NH4NO3, इसको जब आप ऊष्मा दोगे, इसको NH4 अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको जब आप ऊष्मा दोगे तो ये N2O+H2O में टूटेगा, N2O+H2O में टूटेगा। एक और रिएक्शन जो ऊष्मीय वियोजन से ही निकल कर आता है वो है FeSO4 का टूटना। FeSO4 का टूटना, ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में बदल जाता है। इतना रिएक्शन दोस्त मेरे पूछेगा। और ज्यादा अगर पूछेगा, एकदम बहुत ही हार्ड कर देगा तो NaHCO3 को तोड़ेगा।
NaHCO3 को तोड़ेगा दोस्त मेरे, NaHCO3 को तोड़ेगा सोडियम बाइकार्बोनेट को, और ये जब हीट होगा तो ये दे देगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये सब ऊष्मीय वियोजन है जो तुमको पूछता है। अब आ जाओ इधर प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का एकमात्र रिएक्शन जो सिल्वर क्लोराइड का है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जो है ये तोड़ देते हैं और Ag और Cl में अलग हो जाता है, Ag और Cl में अलग हो जाता है। उसके बाद है विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन का एकमात्र रिएक्शन है H2O, इसको विद्युत दे करके H2 और O2 में तोड़ देते हैं, इसको कहते हैं विद्युतीय वियोजन। इतना रिएक्शन तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को याद रखना। संयोजन का उल्टा होता है वियोजन, और इसमें दोस्त मेरे ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसमें टूटता है CaCO3 CaO प्लस CO2 लेड नाइट्रेट PbO प्लस NO2 प्लस O2 NH4NO3 N2O प्लस H2O FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 NaHCO3 Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 सिल्वर क्लोराइड Ag प्लस Cl और H2O H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। जल्दी से लिख लो। अब चलते हैं अगले में। अगला क्या कहता है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार का है। विस्थापन अभिक्रिया भी दोस्त मेरे दो प्रकार का है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में ए को विस्थापित होगा, ए बी सी से अभिक्रिया करेगा और ये AC प्लस बी दे देगा, ए को विस्थापित हुआ। द्विविस्थापन में दो को विस्थापित हुआ, ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा और AC प्लस बी डी दे देगा, इसको कहते हैं द्विविस्थापन। दो को विस्थापित, देखो बी हट के सी जुटा और सी हट के बी जुटा, इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के कुछ पॉइंट्स हैं। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर हम बात करें, इसमें आयन का आदान प्रदान होता है, आयन का आदान प्रदान होता है। देख लो, इसका इसमें जाता है, इसका इसमें जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है, अवक्षेपण अभिक्रिया जो है, यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। एकल विस्थापन में ए को विस्थापित होगा, द्विविस्थापन देखो ए को खाली यहां बी हटा है, इसके जगह पे सी जुटा है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो को विस्थापित होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो दो को विस्थापित होगा। इसका एग्जांपल ले लो तुम, FeCuSO4 से अभिक्रिया करेगा और दे देगा FeSO4 प्लस Cu, इसको कहते हैं हम लोग एकल विस्थापन, जहां ए को विस्थापित होगा। और द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करोगे तो सबसे जो VBI एक एग्जांपल पूछता है वो Na2SO4 BaCl2 से अभिक्रिया, बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा और ये BaSO4 प्लस NaCl बनाता है, और ये सफेद अवक्षेप है, सफेद अवक्षेप है। अवक्षेप हमेशा ठोस अवस्था में होता है और ये गैस नहीं बनाता है, गैस नहीं बनाता है। और एक लेड आयोडाइड बनाता है जो पीला अवक्षेप है। देखो बेरियम सल्फेट जो है ये सफेद अवक्षेप है, बेरियम सल्फेट सफेद अवक्षेप है। बेरियम सल्फेट कैसा अवक्षेप है दोस्त मेरे? सफेद अवक्षेप है। लेड आयोडाइड PbI2 पीला अवक्षेप है, और NO2 जो है ये भूरे रंग का होता है। AgCl2 में जो Ag बनता है, AgCl2 से जो Ag बनता है ये धूसर रंग का होता है। इतना क्वेश्चन पूछता है कलर का। जल्दी से लिख लो। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। और ये देखो, ये आयनों का बेरियम सल्फेट अगर बनेगा, ये अवक्षेप सफेद अवक्षेप ठोस अवस्था में होता है। और यहां ये रिएक्शन भी पूछता है, बेरियम सल्फेट सफेद, लेड आयोडाइड पीला, NO2 भूरा रंग का, AgCl2 से जो Ag बनता है वो धूसर रंग का होता है।
चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया एकदम सिंपल है, ये अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और ये लवण प्लस जल दे देगा। और ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि जब ये अम्ल में कुछ मिलाओगे तो ऊष्मा देगा। और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, देख लो द्विगो विस्थापित होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल ले लोगे तो HCl NaOH से अभिक्रिया करेगा और ये दे देगा NaCl प्लस H2O। ये नमक है, नमक का पीएच मान 7 होता है। कोई क्वेश्चन कभी कभी नमक के बारे में पूछ देता है दोस्त मेरे कि नमक का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और लवण और जल दे देगा, अम्ल क्षार से विक्रिया करेगा और लवण और क्या दे देगा, जल दे देगा। इसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जल्दी से लिख, उदासीनीकरण अभिक्रिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है। कभी भी ये हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा ना तो दे देगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा ना, कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो दे देगा लवण प्लस CO2 गैस, CO2 गैस। और अम्ल सोडा से अभिक्रिया करेगा ना, सोडा से अभिक्रिया करेगा तब भी दे देगा लवण प्लस CO2 गैस। और ये हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। याद ना रहे तो याद रखो, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। और यहां पर के जगह पर अम्ल के जगह पर अधातु के ऑक्साइड भी दे सकता था, क्षार के जगह पर धातु के ऑक्साइड भी दे सकता था, क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो कभी कभी ऐसा कर देता है। इसी में दोस्त मेरे जो प्रबल होगा उसके जैसा बताएंगे अभी हम। जल्दी से ले लो, अम्ल क्षार मिलेगा, लवण और जल। जब ये दोस्त मेरे कार्बोनेट होगा तो लवण के साथ CO2 देगा, अम्ल धातु के साथ लवण के साथ हाइड्रोजन देगा, अम्ल सोडा के साथ तब भी CO2 देगा, अम्ल क्षार के साथ देगा तो लवण के साथ जल दे देगा। अम्ल क्षार के साथ देगा तो लवण के साथ क्या दे देगा, जल दे देगा। अगला 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 एक है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जो उष्मा देगा, जो उष्मा देगा उष्मा क्षेपी, और जो उष्मा ग्रहण करेगा, उष्मा ग्रहण करेगा वो उष्मा शोषी। जो उष्मा देगा उष्मा क्षेपी, जो उष्मा ग्रहण करेगा उष्मा शोषी। अब ध्यान देना दोस्त मेरे, उष्मा क्षेपी में कौन कौन आता है? अम्ल, क्षार, चूना। इस सब में जैसे पानी दोगे, चूना, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, सीमेंट, सीमेंट, इस सब में जैसे ही पानी मिलाओगे उष्मा देगा। और उष्मा शोषी में आता है ऊर्ध्वपातन, जो ठोस से सीधे गैस में बदलता है। तो अगर गर्म करोगे उष्मा दोगे तभी होगा। वाष्पन, वाष्पन के लिए गरमाना पड़ेगा, गरमाने के लिए उष्मा देना पड़ेगा, उष्मा दोगे तब वाष्पीकरण होगा। जो उष्मा ग्रहण करेगा, देखो ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधे गैस बनता है, तो गर्म करोगे तभी ना होगा, तो गर्म करने के लिए तो उष्मा लेगा ये। वाष्पन में पानी वाष्प बनता है, तो भैया गर्म करोगे तब ना होगा, इस सब में तो गर्मी मिलता है, तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब देखो अवक्षेपण अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया की बात करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहली बात तो ये जान लो, अवक्षेपण अभिक्रिया कौन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अलग अलग जो अवक्षेप बनते हैं, अलग अलग जो अवक्षेप बनते हैं उसमें लगभग लेड आयोडाइड को छोड़ के लगभग सब सफेद अवक्षेप है। ध्यान से देखना, सफेद अवक्षेप में कौन कौन है? एगो तो बेरियम सल्फेट, आप जानते हैं बेरियम सल्फेट कैसा अवक्षेप है? तो कहेंगे सफेद अवक्षेप है। AlOH3
AlOH ये भी कैसा अवक्षेप बनाता है? सफेद अवक्षेप बनाता है। CaCO3 ये भी कैसा अवक्षेप बनाता है? सफेद अवक्षेप बनाता है। पीला अवक्षेप अभी तुरंत बनाए थे लेड आयोडाइड, PbI2 जो है ये पीला अवक्षेप बनाता है। और ये याद रखना, अवक्षेप जो होता है, अवक्षेप की अगर हम बात करें, अवक्षेप जो होता है, अवक्षेप हमेशा ठोस अवस्था में होता है, गैस नहीं बनाता है। अवक्षेप हमेशा ठोस अवस्था में होता है, गैस कभी नहीं बनाता है। और ये जब भी मिलेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप मिलता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप मिलता है। इसमें जो रिएक्शंस है, एक तो बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट का पूछता है, BaCl2। क्वेश्चन जो इसका दो रिएक्शंस एकदम फेमस है। BaCl2 का नाम सुना होगा, बेरियम क्लोराइड। ई जब अभिक्रिया करता है अमोनियम सल्फेट के साथ, NH4 हॉल 2SO4, NH4 हॉल 2SO4 के साथ, तो ये दे देगा BaSO4, BaSO4 क्या दे देगा दोस्त मेरे? ये BaSO4 दे देगा और NH4Cl दे देगा, NH4Cl दे देगा। और अगर ये रिएक्ट करता है CaOH CO2 से, CaOH हॉल 2 अगर CO2 से अभिक्रिया करता है तो ये CaCO3 का सफेद अवक्षेप दे देगा, प्लस साथ में जल दे देगा, साथ में जल दे देगा। तो ये अवक्षेपन अभिक्रिया है, ये सफेद अवक्षेप है, यहां हम लिख दिए हैं। ये बेरियम सल्फेट भी सफेद अवक्षेप है, ये भी लिख दिए हैं। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बेरियम सल्फेट का बनना और CaOH हॉल 2 से CO2 अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का बनना। ये दो को दोस्त मेरे जरूर याद रखना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हो विलियन, विलियन की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, विलियन की बात करने से पहले थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इस चैप्टर की। एक अभिक्रिया है दोस्त मेरे, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ध्यान से देखना, एक अभिक्रिया है क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया का नाम अगर आपने सुना होगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया का नाम सुने हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या होता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया में NaCl H2O से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? H2O से। किसकी उपस्थिति में? विद्युत धारा की उपस्थिति में। और ये बना देता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। और ये Cl2 जो होता है, ये होता है कैथोड, लेकिन ये एनोड पर जमा होता है, क्योंकि माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है तो प्लस पर जमा होगा। और हाइड्रोजन जो होता है प्लस होता है, तो होता है ये एनोड, लेकिन ये जमा होता है कैथोड पर, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट्स ईच अदर। इस पर होता है माइनस चार्ज, इस पर होता है प्लस चार्ज। तो माइनस होगा तो ये प्लस पर जमा होगा, प्लस है तो ये माइनस पर जमा होगा। एनोड मतलब प्लस और कैथोड मतलब माइनस। ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, एक तो ये हो गया क्लोर क्षार अभिक्रिया। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए पूछता है CaOH हॉल 2 जब Cl2 से अभिक्रिया करेगा। किससे अभिक्रिया करेगा दोस्त मेरे? CaOH हॉल 2 जब Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो ये दे देगा, सफेद अवक्षेप देगा ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl हॉल 2। इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। एक क्वेश्चन और जो सबसे ज्यादा पूछता है दोस्त मेरे, वो है जिप्सम। जिप्सम की अगर हम बात करें, दैट इज CaSO4 इंटू 2H2O, इसको अगर आप 100 डिग्री C या 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये बना देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है, याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा। जब जिप्सम को, जिसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं, इसको 100 डिग्री C या 373 केल्विन पर गर्म करोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, हाफ है तो हेमीहाइड्रेट कहते हैं। जल्दी से लिख लो। NaCl से दोस्त मेरे धवन सोडा और बेकिंग सोडा बनता है, याद रखिएगा। NaCl से धवन सोडा और बेकिंग सोडा बनता है। जल्दी से लिख इसको, स्क्रीनशॉट ही ले लो। हो गया?
अब देखो एक क्वेश्चन जो तुमको और पूछता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, C+O2 दैट इज CO2, इसका द्रव्यमान 12, इसका द्रव्यमान 32, इसका द्रव्यमान 44। तो रिएक्टेंट में भी द्रव्यमान 44, प्रोडक्ट में भी द्रव्यमान 44। इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग फोटोग्राफी में यूज करते हैं। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग फोटोग्राफी में यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कौन ऐसा है दोस्त मेरे जो ठंडा एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं बनाता और अमलगम भी नहीं बनाता। ठंडा जल गरम जल से अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता और अमलगम नहीं बनाता, अमलगम नहीं बनाता। एक ऑप्शन है अल्युमिनियम और दूसरा ऑप्शन है आयरन। बताओ कौन ठंडा एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता और अमलगम भी नहीं बनाता? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कॉपर को खुले हवा में छोड़ देते हैं तो भूरा रंग खो के हरा रंग का क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ। आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? लोहा इज द राइट आंसर। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक था जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल रिएक्शंस। अब अगला चैप्टर चलते हैं दोस्त मेरे, हम लोग अगले चैप्टर जिसका नाम है विलियन। विलियन की ओर चलते हैं, विलियन की ओर चलते हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्त मेरे, विलियन की अगर हम बात करें इसमें दो चीजें होती है, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलियन को ही हम लोग घोल भी कहते हैं और इसमें दो चीजें होती है, विलेय और विलायक। तो देखो विलेय वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है। लाइक चीनी पानी का मिश्रण है ना, तो चीनी की मात्रा कम होती है। चीनी और नमक, चीनी एंड नमक, इसकी मात्रा कम होती है। विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, इसका एग्जाम्पल हो गया पानी। पानी की मात्रा, पानी को तो यूनिवर्सल सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देख लो। सार्वत्रिक विलायक कहते हैं क्योंकि ये लगभग सभी चीजों को अपने में घोल लेता है। जिसकी मात्रा कम हो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक हो विलायक, विलायक कहलाता है। और जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। ठोस का ताप बढ़ाओगे ना तो विलेयता बढ़ता है, ताप बढ़ाओगे तो विलेयता भी बढ़ता है। विलेयता ताप देने पर यानी गर्म करने पर ठोस की विलेयता बढ़ती है और गैस की घटती है। गैस का विलेयता ताप बढ़ाने पर विलेयता घटता है, विलेयता जो है वो घटता है। विलेयता क्या होता है दोस्त मेरे? घटता है। ठोस की, जैसे गर्म पानी में चीनी डालो जल्दी घुल जाएगा, गर्म पानी में चीनी डालोगे जल्दी घुल जाएगा, यानी ठोस की विलेयता अधिक होती है। और जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। चीनी पानी कम मात्रा में होता है, ये विलेय है। चीनी पानी कम मात्रा में होता है, ये विलेय है। और सॉरी चीनी और नमक। अब विलायक में आ जाएगा पानी, विलायक में आ जाएगा पानी। अगला विलेय की मात्रा के आधार पर दो प्रकार का। देखो संतृप्त, संतृप्त होता है जितना होना चाहिए उतना है, जितना विलेय होना चाहिए, जितना विलेय होना चाहिए, जितना विलेय होना चाहिए उतना है, उतना है, उतना है, और नहीं घुलाया जा सकता, और नहीं घुला सकते, और नहीं घुला सकते, तो इसको कहते हैं हम लोग संतृप्त। और घुला सकते, कम है, कम है, और घुला सकते, और घुला सकते, कम है, और घुला सकते, और घुला सकते हैं, तो कहते हैं हम उसे असंतृप्त। सैचुरेटेड, 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 सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कहते हैं। संतृप्त जितना होना चाहिए उतना है तो संतृप्त है, जितना होना चाहिए उससे कम है तो असंतृप्त है।
जितना होना चाहिए उतना है तो संतृप्त है, जितना होना चाहिए उससे कम है तो असंतृप्त है। विलय की मात्रा अगर जितना होना चाहिए उतना है तो संतृप्त है, अगर कम, अ मतलब ये होता है नहीं, जितना होना चाहिए उससे कम है तो असंतृप्त है। अब दोस्त मेरे अगला घुलने के आधार पर एक होता है समांगी। समांगी जो पूरा पूरा घुल मिल जाए, पूरा पूरा घुल मिल जाए तो उसे कहते हैं समांगी। आप पूरा पूरा ना घुले मिले, पूरा पूरा ना घुले मिले तो इसको कहते हैं विषमांगी। पूरा पूरा ना घुले मिले तो इसको कहते हैं दोस्त मेरे विषमांगी। इसका हर जगह संघटक समान होगा, पूरा घुल मिल जाएगा ना, हर जगह संघटक संघटक समान होगा, और इसका हर जगह संघटक समान नहीं होगा। हर जगह संघटक जो है समान नहीं होगा, हर जगह संघटक जो है वो समान नहीं होगा। हर जगह पूरा पूरा ना घुले मिले उसे विषमांगी, हेटेरोजेनस। इसको कहते हैं होमोजेनस, इसको कहते हैं हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस कहते हैं होमोजेनस जिसमें पूरा पूरा घुल मिल जाए, होमोजेनस जो पूरा पूरा ना घुले मिले, जिसका संघटक हर जगह समान नहीं हो, पूरा पूरा घुलवे मिलवे नहीं करेगा तो हर जगह समान नहीं होगा। अब विषमांग विलयन दो प्रकार का होता है, एक होता है कोलाइड, एक होता है कोलाइड और एक होता है निलंबन। यानी विषमांग विलयन की अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक कोलाइड दूसरा निलंबन। विषमांग विलयन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? एक कोलाइड होता है और एक निलंबन होता है। एक कोलाइड होता है और दूसरा निलंबन होता है। कोलाइड और निलंबन, निलंबन निलंबन बोले तो सस्पेंशन बोलते हैं इसको। उसके बाद चलते हैं दोस्त मेरे अगला में, कोलाइड और निलंबन का क्या मामला। हम अभी तुरंत क्या बताए हैं दोस्त मेरे? अभी हम क्या बताएं? विषमांग विलयन दो प्रकार का, कोलाइड और निलंबन। समांगी जो पूरा पूरा घुल मिल जाए, हर जगह संघटक समान हो, जैसे चीनी पानी मिल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल भी पूछता है। एग्जाम्पल ले लो, चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी, दूसरा नमक प्लस पानी, नमक प्लस पानी, दूसरा नमक प्लस पानी, नमक प्लस पानी ले लो, ये सब पूरा दारू प्लस पानी ले लो। एक और एग्जाम्पल ले लो, पानी प्लस तेल, पानी या प्लस तेल, तेल जानते हो ना, ये विषमांग मिश्रण मिलवे नहीं करेगा। पानी प्लस तेल ले लोगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कौन मिश्रण है? विषमांग मिश्रण है। नदी का गंदा पानी ले लो, नदी का गंदा पानी ले लो, विषमांग में गंदा पानी ले लो, गंदा पानी ले लो, विषमांग है। धूलकन ले लो, धूलकन ले लो, धूलकन ले लो, ये भी विषमांग मिश्रण है। धूलकन की अगर हम बात करते हैं दोस्त मेरे तो ये भी विषमांग मिश्रण है। धूलकन किस मिश्रण, कौन सा मिश्रण है? विषमांग मिश्रण है। अब विषमांग दो प्रकार का, कोलाइड और निलंबन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी कि कोलाइड क्या है और निलंबन क्या है। देखो कोलाइड और निलंबन की अगर हम बात करें तो ये भी विषमांग है, अभी तुरंत बताएं, ये विषमांग है, ये भी दोस्त मेरे विषमांग है, ये भी विषमांग है, कोलाइड भी और निलंबन भी, दोनों विषमांग विलयन है। ये इसकी बात करें, ये इसका एग्जांपल ले लो, दूध ले लो, दूध क्या है? कोलाइड विलयन का उदाहरण है। दूध की अगर हम बात करें दोस्त मेरे तो दूध क्या है? कोलाइड विलयन का उदाहरण है। इसमें आओगे, नाला का पानी ले लो, नाला का पानी ले लो, ये निलंबन है। इसके कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, नग्न आंख से नहीं देख सकते दूध के कण को, लेकिन नाला के पानी को तो देख ही सकते हैं। नग्न आंख से नहीं देख सकते, नग्न आंख से नहीं देख सकते, इसको नग्न आंख से देख सकते हैं, नग्न आंख से, नग्न आंख से देख सकते, नग्न आंख से देख सकते हैं इसके कणों को। इसके कणों को नग्न आंख से नहीं देख सकते आप, दूध के कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, दूध से मक्खन अलग करना अपकेंद्रीकरण है, इसलिए कोलाइड विलयन को अलग करना अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल से इसको जो है शुद्ध किया जाता है। केंद्र से बाहर की ओर जो लगने वाला बल है उससे हम लोग इसको शुद्ध करते हैं। ये दोस्त मेरे, ये अपने प्रकाश, इसके पथ का प्रकाश चमकता है। जब आप दूध से प्रकाश को गुजारोगे, इसके पथ
चमकते हैं, इसके पथ चमकते हैं, इसके भी पथ चमकते हैं, इसके पथ भी चमकते हैं। जब इससे आप प्रकाश गुजारोगे, इसके पथ चमकते हैं, चमकते हैं। लेकिन दोस्त मेरे, इसको जब शांत छोड़ दोगे, शांत छोड़ देने पर, शांत छोड़ने पर गंदगी जो है, यानी अवक्षेप, अवक्षेप तली में बैठ जाएगा, तली में बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन इसका कण तली में नहीं बैठेगा, इसका कण तली, दूध को छोड़ दो, तली में नहीं बैठेगा। क्वेश्चन एकदम खूब पूछता है। और इसके कण जो है वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव इसके कण दर्शाते हैं, और इसके कण दर्शाते हैं, इसके कण टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। कोलाइड के कण देखो, नाला का पानी, निलंबन नाला का पानी, निलंबन नाला का पानी, निलंबन नाला का पानी, इसमें बहुत सारा आता है, दूध आता है, पनीर आता है, पेंट आता है, सेंट आता है, सब इसमें आता है। जैसे इसमें आता है, नाला के पानी में नग्न आंखों से इसके कणों को देखा जा सकता है, कोलाइड को नहीं देखा जा सकता। इसके पथ चमकते हैं, शांत छोड़ देने पर अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा। इसको शांत छोड़ दोगे तो अवक्षेप, दूध के को शांत छोड़ दोगे अवक्षेप नीचे बैठता है क्या? नहीं बैठता है। टिंडल प्रभाव का संबंध कहेगा किससे है? कोलाइड विलयन से है। एक चीज और पूछता है, टिंडल प्रभाव का संबंध किस घटना से है प्रकाश के? तो कहिएगा प्रकीर्णन से है। टिंडल प्रभाव का संबंध कहेगा किस घटना से है? तो कहिएगा प्रकीर्णन से है। टिंडल प्रभाव का संबंध कहेगा किस घटना से है? प्रकीर्णन से। कौन सा विलयन से है? तो कोलाइड विलयन से। ये दोनों विषमांग है, ये दोनों दोस्त मेरे क्या है? विषमांग है। इसके कणों को नग्न आंखों से, दूध के कणों को आप नहीं देख सकते, इसके कणों को देख सकते हैं नग्न आंखों से। चलो चलो चलो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त मेरे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अगला अगला अगला, विलयिता, विलयन का सांद्रता। विलयन की सांद्रता होता है विलयी का द्रव्यमान, फॉर्मूला खूब पूछता है, बट्टा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुना 100, विलय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। विलय का द्रव्यमान सांद्रता पूछेगा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, देखो विलय बट्टा विलय बट्टा विलय प्लस विलयन, विलय प्लस विलयन गुना प्रतिशत में करोगे तो 100। क्योंकि देखो ध्यान से देखना, विलयन को हम विलय प्लस विलायक लिख सकते हैं, विलयन को विलय प्लस विलायक लिख सकते हैं कि नहीं? यही अगर द्रव्यमान सांद्रता, विलयन की सांद्रता है, द्रव्यमान सांद्रता देता तो अब यहां फॉर्मूला कुछ नहीं होता, खाली विलय लिखे तो यह विलय का द्रव्यमान हो जाता। अब बट्टा विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, अब बट्टा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान गुना 100 गुना 100 गुना 100। अगर प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100। अगर यहां आयतन देता ना, यहां अगर आयतन देता तो यहां भी तब फॉर्मूला बदल जाता, विलय का आयतन बट्टा विलय का आयतन बट्टा प्लस विलायक का आयतन, इस टाइप से इसका फॉर्मूला बदल जाता। अगर आप पढ़े होंगे तो आप एकदम ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान सांद्रता पूछेगा हर जगह द्रव्यमान होगा, आयतन सांद्रता पूछेगा हर जगह आयतन होगा, हर जगह आयतन होगा। जल्दी से लिख लो, यहां से क्वेश्चंस दोस्त मेरे पूछे जाते हैं। अगर आप पढ़े होंगे विलय बट्टा विलयन होता है, अब विलयन को ही लिख सकते हैं विलय प्लस विलायक। अगर द्रव्यमान की सांद्रता पूछेगा तो हर जगह द्रव्यमान, और आयतन सांद्रता पूछेगा, विलयन का आयतन सांद्रता पूछेगा तो हर जगह आयतन हो जाएगा। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव का संबंध, टिंडल प्रभाव का संबंध कोलाइड विलयन से है। कौन विलयन से है? कोलाइड विलयन से है। और टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकीर्णन की घटना से संबंधित है, प्रकीर्णन की घटना से संबंधित है। टिंडल प्रभाव की खोज जॉन टिंडल ने किया। किसने किया दोस्त मेरे? टिंडल प्रभाव की खोज जॉन टिंडल ने किया। स्कंदन का मतलब होता है रक्त का जमना। स्कंदन का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? रक्त का जमना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे दूध में पानी है ना, दूध में पानी है, दूध में पानी है, तो दूध जो है, दूध में डाला गया है पानी, दूध परिक्षेपण माध्यम है,
दूध परिक्षेपण माध्यम है और पानी परिक्षिप्त पदार्थ है। जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में होगा वो परिक्षिप्त पदार्थ है, और जो अधिक मात्रा में होगा, जो अधिक मात्रा में होगा वो परिक्षेपण माध्यम है। दूध में पानी है तो दूध अधिक मात्रा में ये परिक्षेपण माध्यम है, और पानी कम मात्रा में ये परिक्षिप्त पदार्थ है। इसी का एग्जांपल ले लो तुम, ये क्या बोलते हैं, धुआं। धुआं ले लोगे तो धुआं गैस में छोटे छोटे कण ठोस के हैं, गैस में ठोस के हैं, तो गैस जो है ये परिक्षेपण माध्यम है। गैस की अगर हम बात करें तो गैस जो है ये परिक्षेपण माध्यम है, और ठोस जो है ये परिक्षिप्त पदार्थ है। ठोस जो है ये परिक्षिप्त पदार्थ है। धुआं की अगर हम बात करें तो गैस में ठोस है, तो जो अधिक मात्रा में होगा, जो अधिक मात्रा में होगा परिक्षेपण माध्यम है, और जो कम मात्रा में होगा वो परिक्षिप्त पदार्थ है। जैसे ले लो कोल्ड ड्रिंक, ये को तुमको देते हैं बनाने, बताना। कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में ये द्रव में गैस है, द्रव में गैस है। गैस में भी कौन सा गैस है, CO2। तो बताओ इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या है? परिक्षेपण माध्यम क्या है? एक ऑप्शन है तुम्हारा द्रव और दूसरा ऑप्शन है गैस। बताओ परिक्षेपण माध्यम कौन है, द्रव की गैस? कोल्ड ड्रिंक में द्रव में गैस के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं CO2 के, तो परिक्षेपण माध्यम कौन है ये बताओ। जो अधिक मात्रा में होगा वो परिक्षेपण माध्यम है, जो कम मात्रा में होगा वो परिक्षिप्त पदार्थ है। या यूं कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में है ना, तो ये विलायक जो होगा वो परिक्षेपण माध्यम होगा, अब विलेय जो होगा वो परिक्षिप्त पदार्थ होगा। चलो, तो परिक्षेपण माध्यम पूछ रहा, द्रव अधिक मात्रा में है तब ना द्रव में गैस है, अधिक में कम होता है। ये अगर आप पढ़े होंगे तो अधिक में कम होता है। अच्छा, तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बताओ गैस की बढ़ती है कि घटती है? तापमान बढ़ने से एक ऑप्शन है बढ़ती है गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है घटता है। खूब पूछता है, तापमान के बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ता कि घटता? व्हाट इज द आंसर? तापमान के बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ता कि घटता? तो कहेंगे भैया जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा उतना ज्यादा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा उतना ज्यादा हो जाएगा। जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा हो जाता है। जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा का मान उतना ज्यादा हो जाता है। और संतृप्त विलयन जिसमें और घुला सकते हैं, संतृप्त विलयन जिसमें और नहीं घुला सकते हैं, संतृप्त विलयन जिसमें और नहीं घुला सकते हैं उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन जिसमें और नहीं घुला सकते, असंतृप्त मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है। अ मतलब होता नहीं, इसका मतलब हुआ असंतृप्त, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो उसको हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। आज की कार्रवाई हम लोग दोस्त मेरे यहीं तक रखेंगे और कल आपका हम केमिस्ट्री का फाइनल रिवीजन कंप्लीट करवाएंगे और फिर अगले 2 दिन में बायोलॉजी आपका हम कंप्लीट कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन क्लास है ये उसी को फायदा करेगा जो बच्चा पहले से पढ़ा हुआ है, नहीं तो 2 दिन में केमिस्ट्री नहीं होता है दोस्त मेरा, 2 दिन में फिजिक्स और 2 दिन में बायो, ये टोटल 1 साल का कोर्स है। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको जरूर फायदा करेगा। उम्मीद करेंगे कितने लोग दोस्त मेरे चाहते हैं बायो की का भी रिवीजन, एक बार जल्दी से हर्ट भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में और कल केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।